नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। करीब 150 साल से हैजा करोड़ों लोगों की मौत का कारण बना हुआ था। भारत, चीन, इंडोनेशिया, जर्मनी, इजिप्ट, अमेरिका जैसे दर्जनों देश इसकी चपेट में थे। जब लगता कि वैक्सीन का फॉर्मूला मिल गया, तभी हैजा फिर से हमला करता। करीब 24 बरस कड़े संघर्ष के बाद हैजा की छठी लहर से मुठभेड़ खत्म हुई, लेकिन 1961 में यह तांडव फिर शुरू हुआ। हिंद महासागर से सटा इंडोनेशिया उन दिनों आसपास के द्वीपों पर कब्जा करने में बिजी था। तभी एक अनजान वायरस ने देश में दस्तक दे दी। अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखाई पड़ने लगी। पूरे देश में मातम छा गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी। हैजा फिर से वापस आ गया था, जो हिंद महासागर से होते हुए भारत की ओर अब तेजी से बढ़ रहा था। ठीक इसी समय बंगाल में 27 साल का एक लड़का लंदन के मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जिसके एक एक्सपेरिमेंट का इंतजार सबको था। एक एक्सपेरिमेंट जो हैजा के लिए रामबाण साबित होने वाला था। नाम था डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आज नामी गिरामी में कहानी ORS के जनक डॉक्टर दिलीप महालनोबिस की, जिनकी खोज ने लाखों लोगों को मौत के मुंह से खींच निकाला था। भारत के दूसरे लोकसभा चुनाव को 8-10 महीने का समय हो चुका था। कांग्रेस अपनी वापसी दर्ज करा चुकी थी और इसी कांग्रेस का झंडा थामे एक डॉक्टर पश्चिम बंगाल की सियासत में 7 साल से राज कर रहे थे, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। दिलीप महालनोबिस इस वक्त कोलकाता मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिशियन की पढ़ाई कर रहे थे। 1958 में डिग्री पूरी हुई तो घर से नौकरी का दबाव बनने लगा। कहा गया कि किसी अस्पताल में डॉक्टर या फिर कंपाउंडर का काम शुरू करो, मगर दिलीप इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें हायर स्टडी के लिए खुद को तैयार करना था, सो उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार एक एजुकेशन प्रोग्राम लेकर आई, नेशनल हेल्थ सर्विस। दिलीप ने इसके इर्द गिर्द खोजबीन शुरू की तो मालूम चला कि इसमें क्वालिफाई करने का मतलब था लंदन में मेडिकल की पढ़ाई का टिकट, जिसका ख्वाब दिलीप बरसों से सजाए बैठे थे। उन्होंने परीक्षा दी और सेलेक्ट हो गए। ये दिलीप की पहली विदेश यात्रा थी। कुछ महीने लंदन में ट्रेनिंग के बाद उन्होंने एडिनबर्ग का रुख किया। डिग्री पूरी हुई और अब उनकी नज़र लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन में थी, जिसमें आज तक किसी भारतीय का सिलेक्शन नहीं हो सका था। दिलीप ये चलन तोड़ना चाहते थे। उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल के सारे सिलेबस खंगाल डाले, परीक्षा दी और जब परिणाम आया तो लिस्ट में डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का भी नाम था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ के प्रोफेसर राजीव दास गुप्ता बताते हैं। 1960s में कॉलेरा का जो 7th पैंडेमिक है, महामारी आज हम कोविड के संदर्भ में देख रहे हैं, लेकिन ऐसे कई पैंडेमिक्स आए हैं और कॉलेरा एक ऐसा पैंडेमिक है जिसका 7th पैंडेमिक 1960s में शुरू हुआ। वो जो 7th पैंडेमिक है वो अभी भी जारी है दुनिया भर में। कई कंट्रीज अभी भी इसके चपेट में है। लंदन से पढ़ाई करके दिलीप पश्चिम बंगाल लौट आए थे। देश में हैजा का प्रकोप लगातार बढ़ रहा था, लिहाजा उन्होंने इसके इलाज का काम शुरू किया। वो साल 1966 में कलकत्ता की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के हैजा अनुसंधान कार्यक्रम में शामिल हुए। एक और जहां भारत हैजा के इलाज की तलाश में था, तो वहीं पड़ोस की पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश निर्माण आंदोलन तेज था। शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में पाकिस्तान के तानाशाही रवैये के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान एक हो रहा था, लेकिन इसे कुचलने की कवायद भी तेज हो गई और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सर्चलाइट। पाकिस्तानी सैनिक पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की हत्या करने लगे। देश में कत्ले-आम मच गया। बलात्कार की घटनाएं आम होने लगी। डर इतना था कि लोग जान बचाकर सीमा लांग भारत आने लगे। देश में इंदिरा गांधी की तब सरकार थी।
बॉर्डर पर रिफ्यूजी कैंप लगाने का आदेश दिया गया। दिलीप के कानों तक भी ये खबर पहुंची, जिसने उन्हें चिंतित कर दिया। बंगाल सबसे ज्यादा हैजे के चपेट में था। अगर बांग्लादेश से आए लोगों में भी इसके लक्षण दिखाई देने लगते तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। उन्हें पश्चिम बंगाल के बनगांव शिविर कैंप भेजा गया। लोगों का इलाज शुरू हुआ, लेकिन इस बीच हैजे की दवा खत्म हो गई। सुरक्षा और वित्तीय संकट के कारण ढाका की कॉलरा रिसर्च लैबोरेटरी भी बंद हो चुकी थी। अब दिलीप पशुपेश में पड़ गए। उन्होंने दूसरे कैंप से संपर्क किया, लेकिन किसी के पास भी कॉलरा की दवा नहीं थी। अब एक ही रास्ता था, अपने रिसर्च का मरीजों पर ट्रायल करना। उन्होंने अपनी टीम से ड्रम मंगवाए, सब में पानी डाला और नमक चीनी का घोल तैयार कर शिविर में बांटने का आदेश दे दिया। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग से उन्होंने संपर्क किया और उसकी लाइब्रेरी को कारखाने में तब्दील कर दिया। नमक चीनी पानी का घोल लगातार तैयार हो रहा था। जब दूसरे कैंप तक ये खबर पहुंची तो सीनियर डॉक्टर दिलीप से मिलने आए और बोले, ये पागलपन मत करो दिलीप, स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। मगर दिलीप का एक ही जवाब था, ट्रस्ट मी सर, ये काम करेगा। देखते ही देखते हर कुछ घंटों पर नमक चीनी का घोल मरीजों को दिया जाने लगा। दिलीप ने दूसरे कैंप से भी ऐसा करने को कहा, लेकिन डॉक्टर्स रिजल्ट के इंतजार में थे। एक हफ्ते बाद ही स्थिति में सुधार दिखाई देने लगा। शिविर में मृत्यु दर 40% से घटकर सीधा 4% हो गई। यह नतीजा आते ही सारे कैंप्स में नमक चीनी के घोल को पिलाने का आदेश दे दिया गया। 150 साल के इतिहास में हैजे के इलाज की ये सबसे बड़ी खोज थी, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। राजीव दासगुप्ता। उस समय ये रिसर्च स्टेज पे था, ये शोध के तौर पर था, और ये सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन का जो यूज है डायरिया ट्रीटमेंट में, इसकी जानकारी तब तक आ चुकी थी। लेकिन उस समय एस्टेब्लिश्ड जो प्रैक्टिस था वो था इंट्रावीनस फ्लूइड, यानी जिसे हम आम भाषा में सलाइन सॉल्यूशन कहते हैं। और उस समय जो एक्सपर्ट्स थे वो दो बात पे डिवाइडेड थे। एक, ओआरएस क्या इंट्रावीनस फ्लूइड्स या सलाइन के तरह उतना ही इफेक्टिव है। दूसरी बात ये थी कि चूंकि इसमें पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट का मात्रा बिल्कुल सही होना चाहिए, ये क्या डॉक्टर द्वारा ही एडमिनिस्टर करना चाहिए या हेल्थ वर्कर्स पे भी ये उपचार हम डेलीगेट कर सकते हैं। ये दोनों बातों पे काफी डिवाइडेड थे उस समय का जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, और पर्टिकुलरली ये रिसर्चर कम्युनिटी है। स्वास्थ्य संगठन की टीम भारत आई। उनका मानना था कि हैजा का खात्मा किसी ओरल दवा से तो नहीं हो सकता था, हमें इंजेक्शन के जरिए ही दवा को शरीर में भेजना होगा। लेकिन उन्होंने भारत के कैंप का दौरा किया तो हैरान हो गए। नमक चीनी के घोल से लोगों का इलाज किया जा रहा था। WHO में बैक्टीरियल डिजीज के हेड तब म्यांमार के धिमान बरुआ थे। वो खुद हैजा से पीड़ित रह चुके थे, लिहाजा वो दिलीप के रिजल्ट से खासे प्रभावित हुए और उनसे कहा, डॉक्टर दिलीप, हमें आपकी मदद चाहिए। हैजे की 7वीं लहर को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। जहां जहां ये फैल रहा है हमें कैंप लगाने होंगे। दिलीप तैयार हो गए। दिलीप अपनी और WHO की टीम के साथ अफगानिस्तान रवाना हुए। स्थिति गंभीर थी, लेकिन ORS की मदद से वहां भी मृत्यु दर नीचे आई। इसी कड़ी में इजिप्ट, यमन जैसे देशों की भी बारी आई। धीरे धीरे डॉक्टर दिलीप ने ORS बनाने के लिए लोगों को ट्रेंड करना शुरू किया और देखते ही देखते दुनिया भर में हैजे के खिलाफ अभियान चल पड़ा। स्वास्थ्य जगत में डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने क्रांति ला दी थी, जिन्होंने हैजे के खिलाफ एक प्रमाणित उपचार दुनिया को दे दिया था। राजीव दासगुप्ता। दुनिया भर के हर देश ने ORS को एक्सेप्ट किया। ORS को मेन स्टे थेरेपी है डायरियल डिजीज में, और लाखों जानें जो है वो बचाई गई है, खासकर बच्चों का। इसके चलते हुए 29 जुलाई 2002 यानी करीब 20 साल पहले वर्ल्ड ORS डे घोषित किया गया, जब डॉक्टर महालनोबिस और उनके जो टीम थे उनको पोलैंड पीडियाट्रिक रिसर्च प्राइज दिया गया। इसके बाद इसके चलते हुए डॉक्टर महालनोबिस ने WHO हेडक्वार्टर में डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में थे। ज्यादातर समय जो है उन्होंने वहां काम किया, और उसके बाद ढाका में, बांग्लादेश में इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरियल डिजीजेस रिसर्च सेटअप किया गया और डॉक्टर महालनोबिस उसके डायरेक्टर रहे। ORS को WHO ने मेडिसिन में 20वीं शताब्दी की महान खोज करार दिया।
डॉक्टर महालनोबिस को 2002 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया एंड कॉर्नेल में पोलन पुरस्कार मिला। 2006 में थाईलैंड सरकार ने उन्हें प्रिंस महिलोड अवार्ड से सम्मानित किया और फिर बारी आई 2023 की, जब ORS की खोज के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। कोलकाता के इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ को डॉक्टर महालनोबिस ने अपनी 1 करोड़ की सेविंग्स दान कर दी। ये वही जगह थी जहां से उन्होंने बाल चिकित्सक के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। डॉक्टर महालनोबिस मेडिकल जगत के वो हीरा हैं जिन्होंने खुद को तो तराशा ही, साथ ही साथ आने वाले वक्त के लिए उन लोगों को भी तैयार किया जो हैजे के खिलाफ मोर्चा संभाले रखें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर बताइएगा। पता वही है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया।